बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो हेल्थ केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फारूक तालपुर। सामीन, आज हम अपने प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ये जो महीना है, ये जो अक्टूबर का महीना है, चूँकि इसे ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो ब्रेस्ट कैंसर असल में है क्या, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो ये ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह से हम इसे कम से कम कर सकते हैं और इसके जब अगर ये हो जाए खुदा न खास्ता तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस हवाले से आज जो हमारे साथ मेहमान शरीक हैं इस प्रोग्राम में, मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिनफ्शा मंजूर सैयद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं पहले तो पूछना ये चाहूँगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर का महीना सेलिब्रेट हो रहा है, इस हवाले से उसका स्लोगन क्या है और क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं इस हवाले से? एक तो ये सिर्फ अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, ये पूरा साल होना चाहिए और उसका रीज़न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर औरतों में बहुत कॉमन है और WHO के नंबर्स के आदत शुमार के हिसाब से आइंदा 20 साल में ये हमारे पास डबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में 1000 से ज़्यादा औरतें हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के साथ आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है स्क्रीनिंग, एक है अर्ली डिटेक्शन। तो स्क्रीनिंग में हमारे पास यही स्लोगन होता है कि स्क्रीनिंग कराएं, अर्ली डिटेक्ट करें। तो स्क्रीनिंग उन औरतों की होती है जिनमें कोई भी अलामत ना हो। तो जो हेल्दी औरतें होती हैं उनमें स्क्रीनिंग होती है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज में डायग्नोस होता है जब वो सिर्फ उन ब्रेस्ट की नालियों में होता है, नालियों से बाहर भी नहीं आया होता। उस स्टेज में अगर ये डायग्नोस हो जाता है तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उसके बाद उनका सर्वाइवल 100% है। इसका मतलब है जैसे उनको कैंसर हुआ ही नहीं। फिर दूसरी स्टेज आती है अर्ली डिटेक्शन वाली। उसका ये होता है कि कुछ अलामात हैं पर वो अलामात उस स्टेज पे डायग्नोस हो जाती हैं जब वो बहुत शुरुआती होते हैं, ट्यूमर बहुत छोटा होता है। उसके दो तरीके हैं, एक तो औरत खुद अपने आप को एग्जामिन करे, उसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। कोई भी महीने का एक दिन फिक्स कर लें, अपने आप को एग्जामिन करें, आईने के सामने खड़े होकर देखें, हाथ से पैल्पेट करें और कोई भी एबनॉर्मलिटी जो यूजुअल से डिफरेंट हो उसके लिए इमीडिएटली कंसल्ट करें। उसके बाद है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि 15 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाना चाहिए और हर 2 साल के बाद लड़कियां अपने आप को एग्जामिन कराएं किसी अच्छे कंसल्टेंट से। उसके बाद 40 साल की उम्र तक जब वो पहुंचेंगी तो फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एनुअल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है ख़वातीन में वो कितना है? अब कोई फिगर्स हैं हमारे पास? पाकिस्तान में जनरली दुनिया के हिसाब से 1 in 9 था, मतलब 9 औरतें अगर कहीं पे बैठी हुई हैं तो उनमें से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है या हो सकता है। अभी जो हमारा इंसिडेंस बढ़ा है उससे ये हो गया है 1 in 7। इसका मतलब है 7 औरतें अगर कहीं बैठी हुई हैं तो उसमें से एक को ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है। 2040 में जब हमारा रेट डबल हो जाएगा तो ये 1 in 5 होने के चांसेस हैं कि अगर 5 औरतें बैठी हुई हैं तो उनमें से एक को ब्रेस्ट कैंसर होगा या हो सकता है। तो ये इतना इंसिडेंस ना बढ़े, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? इंसिडेंस बढ़ने के लिए हमें उसके कॉजेज़ पे काम करना है। अब अगर आप देखें कि दुनिया में जो किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट फीड ना कराना और बड़ी उम्र में शादी होना, बच्चे ना होना, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये वो इतनी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सारे यूरोप के हैं। हमने जो अपना 12 साल यहाँ पे पाकिस्तान में रिसर्च की है तो उसके हिसाब से हमारे पास यंगेस्ट पेशेंट है 15 इयर्स की। ओके। उस पर तो ये रिस्क फैक्टर्स लागू ही नहीं होते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स आती हैं 90% ने कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराई होती है। और हमारे पास जैसे दुनिया में 65 इयर्स है, एडवांसिंग एज इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। हमारे यहाँ मीडियन एज है 45 इयर्स। इसका मतलब है कि 50% औरतें 35 साल से उम्र से छोटी हैं। तो उस पे तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स लागू ही नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, पेशेंट के फैक्टर्स पे काम करना है कि कौन से ऐसे अवामिल हैं उनकी बॉडी में जिनकी वजह से उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और इतनी यंग एज में हो रहा है। तो ये आप जब जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं तो उस यूनिवर्सिटी में इस हवाले से कोई रिसर्च कोई सामने आई है? जी बिल्कुल, हमने ये काम स्टार्ट किया था 2011 में
जब मैं इंग्लैंड से वापस आई तो हमने ब्रेस्ट कैंसर पे काम शुरू किया, कोलोरेक्टल पे किया, फिर जब काम करना डेटा कलेक्ट किया 2008 से लेकर आज तक, तो पता चला ब्रेस्ट कैंसर कोलोरेक्टल तो है ही हमारे प्रॉब्लम, पर ओरल कैंसर हमारा ही प्रॉब्लम है, जो कि दुनिया में लेस देन 1% है, पर हमारे यहाँ जितने भी कैंसर हैं वो 27% है। तो फिर हमने तकरीबन 22,000 लोगों का डेटा की एक रजिस्ट्री बनाई है अपनी। फिर हमने HEC से उसके लिए ग्रांट ली कि ये फैक्टर्स हैं, और उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कन्वेंशनल थेरेपी इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करके जो ट्रीटमेंट मिल रही है उनमें उनका सर्वाइवल अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे ट्यूमर्स मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो उस पर अभी हमें HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ग्रांट दी है, जिसमें हमने एक डेडिकेटेड कैंसर रिसर्च लेबॉर्ट्री बनाई है, जिसका आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हमने उसको लॉन्च किया है। तो ये अपनी तरह की फर्स्ट लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान में, ठीक है, जो हमने पेशेंट्स पे कि इनमें अगर कैंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जिनमें कैंसर नहीं हो रहा तो उनमें ऐसी प्रोटेक्टिव चीज़ें कौन सी हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों में कैंसर नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो कैंसर हो रहा है तो उसके टाइप्स कौन सी हैं। ठीक। उसके बाद क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करते, तो उसके लिए फिर नए कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हम टारगेट करके और नए थेरापेटिक नए ड्रग्स बनाएं। ठीक है। तो अब इसमें जब आप ये देख रही हैं कि जो कन्वेंशनल थेरेपी है वो हमारे जो कैंसर्स के पेशेंट्स हैं उन पर असरअंदाज नहीं हो रही, तो इस हवाले से फिर आपकी रिसर्च कहाँ पहुँची है, किस तरह से आप ये ड्रग्स बनाएंगी और किस तरह से उन पे इस्तेमाल करेंगी? उसमें यह है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक ग्रांट दी थी ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल पे। तो कोलोरेक्टल कैंसर पे हमने एक मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन डिस्कवर की है जो कैंसर नाइव पेशेंट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक को यूज़ करके हमने वो किया है। अब उसमें डिफरेंट पाथवेज हमने हाईलाइट किए हैं कि कैंसर बनने का तरीका क्या था सेल में। अब उसके हमारे पास एक कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हेमोग्लोबिन A1C सबको पता है कि वो ग्लूकोज के लिए कराते हैं, तो इसी तरह कैंसर में भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको फिर हम डिटेक्ट करते हैं मशीनों से, और फिर उनको टारगेट करके हम वो दवाएं बनाते हैं। तो अभी हमारे पास फ्रांस से एक साइंटिस्ट आए हैं जो इनमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं कैंसर सेल्स पे, उनको फिर कल्चर करके और फिर उनको जो हम नए ड्रग्स बनाएंगे, वो जो भी ड्रग्स बनती हैं वो या तो सिंथेटिक होती हैं या फिर जो नेचुरल हमारे पास हैं प्लांट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो हम दोनों तरीकों को देखेंगे। तो उनकी एक्सपर्टीज़ को हम यूज़ करके जो कैंसर सेल्स हैं उनको हम डिफरेंट जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं, उनको हम ट्रीट करके देखेंगे कि कौन से हमारी टाइप के जो कैंसर्स हैं जो कन्वेंशनल थेरेपी को रेस्पॉन्ड नहीं करे। जिन्होंने रेस्पॉन्ड कर दिया उनकी तो है ट्रीटमेंट, ठीक है। जिन्होंने नहीं रेस्पॉन्ड किया उनके लिए फिर हम वो दवाएं बनाएंगे। तो ये कब तक आप समझती हैं कि रिसर्च हो जाएगी और ये हम लॉन्च कर लेंगे? 2 प्रोजेक्ट्स अभी हमारे ऑनगोइंग हैं, उसमें अभी हमने सेल लाइंस पे काम करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट का प्लान फुल रेडी है। तो वी आर होपिंग कि हमारी फर्स्ट ड्रग जो है वो पेशेंट तक, तो ज़रा उसमें ट्रायल का लंबा अरसा होता है, लेकिन हम ड्रग बना लेंगे 3 साल तक, और जो हम पेशेंट तक पहुंचाने वाली पोजीशन में होंगे FDA अप्रूवल तक ले जाएंगे। यानी जब आप ट्रायल शुरू करेंगे तो इसमें 3 साल का अरसा आपको लग जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर बनफ्शा कि आपके पास जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स आती हैं तो आमतौर पे किस स्टेज पर आती हैं और उसकी वजह क्या है? हमारे पास जनरली जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 पे ज़्यादा होते हैं, और अगेन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मेटास्टैटिक स्टेज में आता है जब जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल चुका होता है। वो कैंसर जो ब्रेस्ट से शुरू होता है वो पूरे जिस्म में फैल चुका होता है। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों इतनी डिलेड डिटेक्शन होती है? एक होता है कि क्योंकि ये ब्रेस्ट का जो लंप होता है उसमें कोई दर्द नहीं होता। दर्द होती है तो औरतें चीखती, हर इंसान चीखता चिल्लाता है तो दूसरों को पता चलता है कि इसको है। वो एक पेनलेस जिसमें कोई दर्द नहीं होता है, गिठान पड़ी होती है, बढ़ रही होती है, और औरत भी खामोशी से उसको सह रही होती है। कुछ औरतों को शक होता है कि ये कैंसर है, तो वो डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं बताती, और ये हमारा एक सोशल टैबू भी है। इवन माँ बहन उसको मना करती हैं कि शौहर और ससुरालियों को मत बताना, वो घर से निकाल देंगे, तो इस वजह से भी वो चुप हो जाती हैं। तो जब वो बिल्कुल बढ़ के स्किन को फाड़ के बाहर निकल आ जाता है, उसमें से फिर खून बहना शुरू हो जाता है, कुछ में कीड़े पड़ जाते हैं, जब इस सूरत हाल में होते हैं तो फिर वो लेके आते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इस हवाले से आप हमारे सामीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैसेज बिल्कुल सिंपल है कि भाई अपना ख्याल रखें। एक औरत फैमिली की बैकबोन होती है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी है जो आपको नॉर्मल से डिफरेंट लग रही है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तो शुरुआती कैंसर का इलाज है। अगर आप छुपाएंगी, नहीं बताएंगी और वो बढ़ गया तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिनफ्शा मंजूर सैयद, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सामीन, आपने डॉक्टर बिनफ्शा की बातें सुनी। ये जो महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पाकिस्तान में, अक्टूबर का ये महीना ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस हवाले से जितनी भी अवेयरनेस है वो हमारी ख़वातीन को होनी चाहिए, और साथ साथ ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर ब्रेस्ट में उनके कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी फैमिली के साथ उनको शेयर करनी है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं। जाहिर है कि जब अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर फारूक तालपुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।